हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। मैं हूं नंदिनी सिंह। मैं हाजिर हूं फिर से अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहली हम बात करेंगे विश्व समुद्री घास दिवस के बारे में, जो हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार भी 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया। और स्पेशली जो समुद्री वातावरण है उसको समुद्री जीवों के लिए अनुकूल बनाने में समुद्री घास का विशेष योगदान होता है। अगर हम देखें तो दुनिया में 60 से अधिक समुद्री घास प्रजातियां पाई जाती हैं, जो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को अ, अवशोषित करने का काम करती हैं और समुद्री जीवों के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसने दुनिया के लगभग 21% समुद्री घासों को खतरे या कमजोर या लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया है। मतलब जितनी भी घासें पाई जाती हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 21% समुद्री घास ऐसी हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, जिनकी प्रजातियां। ये किसने बताया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संघ ने बताया है, जो समुद्री घास के ऊपर काम करता है। समुद्री घासों के बारे में बात करें तो एक तरीके से समुद्री पुष्पी पौधे होते हैं, जो उथले सागरीय जल यथा जलमग्न खाड़ी और लैगून में उगते हैं। और कुछ मतलब समुद्री घास, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो सागर की सतह होती है उस पर पाए जाते हैं। अच्छा, जो कुछ घासें होती हैं समुद्री घासें, वो समुद्र का जो तटीय वाला एरिया है वहां पर भी पाई जाती हैं। दलदली क्षेत्र में, लैगून्स में पाई जाती हैं। और कुछ ऐसे समुद्री घासें होती हैं जो समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। तो जो समुद्र के अंदर सागर की सतह पर पाई जाती है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है। और यहाँ पर समुद्री घास की कुछ प्रजातियों के नाम दिए गए हैं, कुछ प्रकार बताए गए हैं, और साथ ही ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। इसमें कई तरीके की समुद्री घास के बारे में बताया गया है, जैसे सी काउ ग्रास है, थ्रिड सी ग्रास है, नीडल सी ग्रास है। स्पेशली अगर हम समुद्री घास के फैलाव के बारे में बात करें या उन जगहों के बारे में बात करें, तो स्पेशली जो समुद्री घास समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय समुद्री तटों पर पाए जाते हैं। अगर स्पेशली बात करी जाए तो देखो, जब हम जब हम ये मैप बना रहे हैं, ठीक है, अर्थ को बनाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र क्या है? ये वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र कहलाता है। समशीतोष्णीय क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र समशीतोष्णीय कहलाता है ना। तो इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ पर जो समुद्र पाए जाते हैं और समुद्री तट वाला जो एरिया पाया जाता है, वहां पर हमें समुद्री घास बहुतायत में देखने को मिलेगी। अगर हम भारत के मैप को देखते हैं और भारत के मैप के बारे में बात करते हैं, तो स्पेशली आप ये देख रहे हैं ना, जो तटीय एरिया है दक्षिणी भारत का, जो समुद्र तटीय एरिया है, वहां पर आपको समुद्री घास देखने को मिल जाएगी। स्पेशली सबसे ज्यादा जो इसकी मात्रा है वो तमिलनाडु और पाक जलडमरू मध्य क्या है? वो एरिया है जो श्रीलंका को भारत से अलग करता है, तो वहां पर हमें देखने को मिल जाएगी। स्पेशली जो मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों पर सबसे ज्यादा समुद्री घासें पाई जाती हैं। इसके लाभ के बारे में बात हमने पहले ही करी है कि स्पेशली जो है ये समुद्र में जो पाए जाने वाले जीव हैं उनके लिए अच्छा है। समुद्र जो सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी वनस्पति जीव दोनों मिलकर पर्यावरण को आगे बढ़ाते हैं, पर्यावरण के विकास का काम करते हैं और एक पर्यावरण को संतुलित मात्रा में रखते हैं। तो इसलिए CO2 को अवशोषित करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। तो निश्चित सी बात है कि जो समुद्री जीव है उनके लिए रहने का एक अच्छा आवास क्रिएट करती है समुद्री घासें। स्पेशली जो मछलियां पाई जाती हैं, तो मछलियों के लिए प्राकृतिक आवास का काम करा जाता है समुद्री घास के द्वारा। और साथ में ही ये खाद्य के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है समुद्री जीवों में। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं, लैगून है, एक्सट्यूरी है, यानी किस तरीके से समुद्री घासें कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं तटीय एरिया में, समुद्र के अंदर। इस डायग्राम में अच्छे से दिया हुआ है। मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसने 1 मार्च को विश्व समुद्री घास दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। और प्रस्ताव में सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने, समुद्री घास के संरक्षण के लिए कार्यों को बढ़ावा देने की भी बात करी थी। अगर हम प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के बारे में बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी स्पेशली नेचर को सुरक्षित रखने के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन बनाया गया है। स्थापना कब करी गई थी? 5 अक्टूबर 1948 को
फ्रांस के फॉन्टेनब्लेउ में। संस्थापक कौन थे? जूलियन हक्सले थे। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। सीईओ कौन है? तो ब्रूनो ओबेरेले हैं। अध्यक्ष कौन है? तो रजान अल मुबारक है। आदर्श वाक्य क्या है? जीवन और आजीविका के लिए एकजुट होना। अच्छा, भारत ने GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्राप्त करा है। 27 फरवरी 2023 को बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था और इस कांग्रेस में ही भारत को विजेता घोषित किया गया है। अगर हम GSMA के बारे में बात करते हैं तो GSMA का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल संघ, जो स्पेशली कम्युनिकेशन नीतियों पर, दूरसंचार की नीतियों पर, मोबाइल संचार, उनकी नेटवर्किंग पर काम करता है। तो इस क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम करा है। तो उस काम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बोला गया कि बहुत कम समय में भारत ने अपने सभी क्षेत्रों में मोबाइल के टावर बनाए और एक कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ाई है। 5G का जो रोल मॉडल है वो भी लेकर आया है। तो इस पूरे काम के लिए ही भारत को GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री की जो उनकी परिकल्पना है डिजिटल इंडिया, साथ साथ में ही उनका जो गति शक्ति संचार पोर्टल है, राइट ऑफ वे है, स्पेक्ट्रम सुधार है, उपग्रह सुधार है, तो ये कई सारे ऐसे इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चल रहे हैं, जिसकी वजह से ही भारत को GSMA गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्मू में क्या हो रहा है। पहला स्नो मैराथन आयोजित किया गया था पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 26 फरवरी 2023 को। जम्मू के भद्रवाह में स्नो मैराथन का आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और रियल स्पोर्ट्स इंडिया के सहयोग से हुआ था। कुल मिलाकर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर की दूरी तय कर, जो दूरी है वो अलग अलग विकल्प के रूप में चुना गया था धावकों के द्वारा। और ये जो मैराथन है वो गुलडंडा से शुरू हुआ था और लगभग 130 धावकों ने भाग लिया था। स्पेशली ये जो मैराथन आयोजित किया गया था वो भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर G20 की अध्यक्षता, देखो अपना देश, युवा पर्यटन क्लब, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ऐसा करा गया है। अगर हम जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। और वर्तमान में यहाँ के प्रशासक कौन है? तो मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पहले जो वो हैं। और जम्मू और कश्मीर में से जो लोकसभा के लिए 5 सीटें आती हैं और विधानसभा में 83 सीट्स यहाँ के लिए है, यहाँ से है। और लगभग परिसमन आयोग द्वारा बढ़ाकर 90 करने की सिफारिश की गई है। मतलब ये जो 83 सीट है इसको बढ़ाने की बात करी गई है और 90 तक पहुंचाने की बात करी गई है। अच्छा, टाटा ने जो विस्तारा एयरलाइंस है उसका अधिग्रहण कर लिया है और अधिग्रहण के बाद में सिंगापुर एयरलाइन की जो एयर इंडिया में जो परसेंटेज है वो कितनी बढ़ गई है? तो 25.1 की हिस्सेदारी इसकी हो गई है। साथ में ही 360 मिलियन सिंगापुरी डॉलर जो है ये सिंगापुरी एयरलाइंस एयर इंडिया को अतिरिक्त देगी। और अगर हम बात करते हैं तो इस जो विस्तारा या सिंगापुर एयरलाइंस है इसके पास 218 विमान होंगे जो दुनिया भर में एयर इंडिया की तरफ से काम करेंगे। और स्पेशली जो यात्री हैं उनको लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, अबू धाबी और दुबई सहित 12 विदेशी स्थानों पर यात्रा कराएंगे। अब हम बात करेंगे RRR के बारे में, यानी RRR मूवी के बारे में, जिसके निदेशक हैं राजा मौली। तो उनका एक लोकप्रिय गीत है उनकी मूवी का नाटू नाटू, तो इसको सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में नामांकित किया गया है। 95 नंबर का ऑस्कर पुरस्कार दिए जाएंगे उसमें, तो ये प्रेजेंट किया जाएगा ऑस्कर के दौरान नाटू नाटू गीत। देखिएगा, महिला 20 इंसेप्शन की 2 दिवसीय बैठक 27 और 28 फरवरी को छत्रपति संभाजी नगर में हुआ। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, उनके द्वारा किया गया, जिसकी थीम थी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए लैंगिक समानता और गरिमा की खोज। तो इसकी जो पहली बैठक है वो 27 से 28 फरवरी को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में की गई है। दूसरी बैठक 13-14 अप्रैल को राजस्थान के जयपुर में की जाएगी और तीसरी बैठक 15-16 जून को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में की जाएगी। सबसे पहले महिला 20 सम्मेलन 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को पूरे विश्व में बढ़ावा देना और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के ऊपर काम करना।
और जब जब इसकी अध्यक्षता हुई भारत के द्वारा, तो उस समय संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा भी उपस्थित थी। और स्पेशली जिन बातों पर, जिन टॉपिक्स को लेकर, जिन क्षेत्र के ऊपर बात करी गई, वो है महिला नेतृत्व के ऊपर बात करी गई, उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व के ऊपर बात करी गई, लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करना और शिक्षा और कौशल विकास के ऊपर बात करी गई है। मिजोरम की राजधानी आइजोल में दूसरा बिजनेस 20 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 1 से 3 मार्च के बीच में। ठीक है, और G20 संवाद फोरम के अंतर्गत यह आता है। और जब ये इसका लास्ट डे होगा तो उस समय मिजोरम का बसंत त्योहार है चापचर, उसका प्रदर्शन किया जाएगा B20 के सम्मेलन के जो समापन का अवसर है उसमें। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। 2 से 4 मार्च तक होगा ये। और साथ में ही इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो मुख्य अतिथि थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ऐसा किया गया। और इस बार के जो मेले की थीम है वो क्या है, श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा। तो इस थीम के साथ में काम किया जा रहा है। और स्पेशली जो मेले का मुख्य आकर्षण है वो क्या है, तो स्मार्ट खेती, संरक्षित खेती मॉडल, जलवायु अनुकूल और संपोषक कृषि, कृषि विपणन के साथ साथ में स्टॉल भी लगाए जाएंगे। स्पेशली जो है गेहूं, सरसों, चना, सब्जियों, फूल फलों के स्टॉल लगाए जाएंगे। और यहाँ पर किसानों की समस्याओं को भी सुनने का एक मंच बनाया गया है। और साथ साथ में ही जो किसान नए विचारों के साथ में, नई तकनीक के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, उनको पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। देखो, डेनमार्क के युवराज हैं फेडरिक और राजकुमारी है मैरी। इन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से 28 फरवरी को मुलाकात करी है। और स्पेशली जो टॉपिक था वो क्या था बात करने का, तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक स्पेशल मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है लाइफ। लाइफ मतलब पर्यावरण के लिए जीवन शैली। इस मिशन के तहत बात किया गया है। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। स्पेशली भारत के द्वारा ही 2021 में ग्लासगो में 26वें नंबर का कॉप 26 का सम्मेलन हुआ था, यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत के द्वारा लाइफ के बारे में बात की गई थी। और स्पेशली जो उद्देश्य था, विवेकहीन और व्यर्थ खपत को रोकना और सावधानी के साथ में सुविचारित उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना। तो इस तरीके से उपयोग और निपटान, यानी जो भी चीजें निकलती हैं, जो भी अवशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, उसको किस तरीके से सर्कुलेट किया जाए कि वो अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो पाए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के रूप में स्थापित हो पाए। तो इन सभी बातों को लेकर बात करी गई है। लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, ये जो पूरा सिस्टम है वो P3 मॉडल पर काम करता है, यानी प्रो प्लेनेट पीपल पर काम करता है। स्पेशली पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करना, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का प्रयास करना और मनुष्यों की भागीदारी को बढ़ाना पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करने में। काराबाओ कप जीत लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने न्यूकासल को हराकर। ठीक है, अब काराबाओ कप क्या है, तो काराबाओ कप इंग्लिश फुटबॉल लीग का नॉकआउट कंपटीशन है जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी। तो इसमें इंग्लिश प्रीमियर लीग और FA कप के साथ ही इसकी गिनती इंग्लैंड के टॉप 3 फुटबॉल लीग में होती है। और इस कप को जीत लिया है किसने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। और किसे हराया है, तो न्यूकासल को हराया है। PIB के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये सत्येंद्र प्रकाश की जगह लेंगे। साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिया कुमार को दूरदर्शन न्यूज का महानिदेशक नियुक्त किया है। और इसके पहले जो प्रिया कुमार थी वो दूरदर्शन में ही अपर महानिदेशक के पद पर काम कर रही थी। PIB का फुल फॉर्म क्या है, प्रेस सूचना ब्यूरो। तो जो प्रेस सूचना ब्यूरो है वो स्पेशली सरकार की नीतियों, उनके कार्यक्रमों, उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। यानी एक भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो सरकार के सारे कामों के बारे में, पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स, उपलब्धियों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को सूचना प्रसारित करती है। अच्छा, गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के
सीईओ पदनाम के रूप में विशाल शर्मा को नियुक्त किया है। यानी कौन बन गए हैं, तो विशाल शर्मा नियुक्त किए गए हैं और 1 मार्च 2023 से उनका जो कार्यकाल है वो प्रभावी हो जाएगा। चंद्रयान मिशन के लिए रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण इसरो के द्वारा कर दिया गया है। इसरो मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्रायोजेनिक जो इंजन है, तो ये क्रायोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के किरोस यानी ठंड या ठंडा और जीन शब्द यानी उत्पत्ति से मिलकर बना है। क्रायोजेनिक तकनीक बेहद कम तापमान पर रॉकेट प्रणोदक का उपयोग है, यानी एक रॉकेट प्रणोदक के रूप में काम किया जाता है, काम में लाया जाता है क्रायोजेनिक के द्वारा। अब हम बात करेंगे नाइजीरिया के बारे में, जो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और आप देख सकते हैं मैप में कि अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी वाला एरिया है वहां पर नाइजीरिया आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ यहाँ पर बोला टिनुबू को नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है 1 मार्च 2023 को, और ये ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी से रिलेट करते हैं। साथ ही अगर हम अभी के बारे में बात करें तो अभी जो है राष्ट्रपति कौन है नाइजीरिया के, तो वो है मुहम्मदू बुहारी। प्रधानमंत्री है बोला टिनुबू। राजधानी है नाइजीरिया की अबूजा और मुद्रा नाइजीरियाई नायरा यहाँ पर चलती है। भारत के गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, वहां पर ऑस्ट्रेलिया अपना डिक्किन विश्वविद्यालय परिसर स्थापित कर रहा है। और ये किसी विदेशी विश्वविद्यालय का ये पहला विश्वविद्यालय है जो भारत में अपना परिसर स्थापित कर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर डिक्किन विश्वविद्यालय की स्थिति देखी जाए तो वो 266 नंबर पर आती है। अच्छा, केरल में क्या हो रहा है, तो केरल का जिला है त्रिशूर जिला, वहां पर कृष्ण मंदिर है। तो कृष्ण मंदिर में जो अनुष्ठानिक काम होते हैं उसके लिए हाथी इरिनजांद पिल्ली रमन को शामिल किया गया और भारत का पहला मंदिर बन गया है श्री कृष्ण मंदिर। ठीक है, अब ये जो इरिनजांद पिल्ली रमन है वो देवता को नादई रूथल या औपचारिक भेंट के रूप में प्रदान किया गया यहाँ के पुजारियों के द्वारा। और ये जो रोबोट है वो किसने प्रदान किया, तो पेटा ने मंदिर को प्रदान किया है। पेटा का फुल फॉर्म क्या है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा इंडिया के द्वारा इरिनजाद पिल्ली रमन नामक रोबोट हाथी मंदिर को उपहार में दिया गया है। ये हाथी है, अनुष्ठानिक काम करेगा मंदिर में, पेटा के द्वारा दिया गया है। और ये जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। ठीक है ना। और हेरिटेज यानी एनिमल टास्क फोर्स द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार जो हाथी बंदी किए जाते हैं हाथियों से काम कराने के लिए, सर्कस में बाकी जगहों के लिए उपयोग में लाने के लिए जब हाथी बंदी कराए जाते हैं तो इससे हाथियों की जो पारिस्थितिकी तंत्र में उपयोगिता है वो कम हो जाती है। और दूसरी चीज ये जो है बहुत सारे मानवीय जीवन के लिए खतरा हो गए हैं, क्योंकि एनिमल टास्क फोर्स के द्वारा जो आंकड़े संकलित किए गए उसमें बताया गया कि 15 साल की अवधि में 526 लोगों को हाथियों के द्वारा मारा गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पेटा ने एक रोबोट हाथी तैयार करा और उसके बाद से जो है इरिनजांद पिल्ली रमन हाथी जो है भेंट करा है त्रिशूर जिले के श्री कृष्ण मंदिर को। सुरक्षित इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एक शिकायत अपीलीय समिति बनाने की बात कही गई है आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। और ये कहाँ पर की गई, तो प्रतिनिधि उपलब्ध थे, मेटा, स्नैप, गूगल और अन्य बड़ी जो इंटरनेट से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उन्होंने ऐसा कहा। और स्पेशली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से ग्राहकों की, उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं उनको दर्ज की जाएंगी और इंटरनेट को सुरक्षित किया जाएगा। और इसके लिए GAC इंटरनेट पर ट्रैफिक साइन पोस्ट के रूप में काम किया जाएगा शिकायत अपीलीय समिति के द्वारा। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। और जब सचिन तेंदुलकर का 50वां जन्मदिन होगा यानी 23 अप्रैल 2023 को सचिन तेंदुलकर के द्वारा ही इन मूर्तियों का अनावरण किया जाएगा, इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तेंदुलकर ने भारत के लिए 200 टेस्ट मैच खेले हैं, 463 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और एक T20 खेला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले यानी 100 और सर्वाधिक रन यानी 34,357 रन बनाने वाला जो उनका रिकॉर्ड है वो सबसे लंबा है।
और एक रिकॉर्ड है पूरे विश्व में। कृषि वैज्ञानिकों ने रबी फसलों के लिए अतिरिक्त सिंचाई की बात कही है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि फरवरी का जो महीना था वो काफी ज्यादा गर्म हो गया था, तो उस गर्म मौसम की वजह से जो रबी की फसलें हैं उनको सिंचाई की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है। अगर हम भारत में गेहूं की फसल के बारे में बात करें तो स्पेशली जो गेहूं के उत्पादक राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात हैं। यानी स्पेशली अगर भारत के मैप में आप उत्तर वाला और उत्तर पश्चिमी वाला भाग देखेंगे तो वहां पर गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। गेहूं के लिए जो बुआई वाला टाइम है, टेम्परेचर चाहिए 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और पकने और कटाई के लिए 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, और जो बारिश है वो 75 से 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। आई होप कि आपको पसंद आया होगा सेशन। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी मैं, नंदिनी सिंह, अपने चैनल पर वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी में। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।